जैसे ही हम 10th क्लास में पहुंचते हैं हमारे साथ एक टैग लाइन जुड़ जाती है, वो है कि हम बोर्ड की क्लास में हैं। सब बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, फ्रेंड्स भी बोलेंगे, टीचर्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बोलेंगे कि बोर्ड की क्लास है, पढ़ना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन बोर्ड की जो क्लास है, ये 10th क्लास, ये हलवे की तरह होती है, बड़ी इजी होती है। आपके 10th क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इतने इजी होंगे कि आपने अब तक कोई भी इतना इजी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, यानी बेहद आसान होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बोर्ड की क्लास है, आपको रिस्क नहीं लेना, आपका 100% आपको देना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलें। प्लानिंग मतलब हम प्लानिंग बना करके अगर शुरुआत से चलेंगे तो हम चिल करेंगे, दिसंबर में जाने के बाद मज़े करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस हो चुका होगा, हम तैयारी कर चुके होंगे, रिवीजन हो चुका होगा। और उसके बाद जो बाकी बच्चे प्रेशर लेते हैं कि वो शुरुआत नहीं की उन्होंने अच्छी, तो वो उस वक्त टेंशन में होते हैं, वो सर्च कर रहे होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th साइंस एटसेट्रा। तो हमें वो प्रेशर ही नहीं लेना, ना ही हमें वो 12-13 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें मज़े करने, आराम से मज़े के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो लेके आए थे, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम टेबल का एक वीडियो था कि कैसे हमें मैनेज करके चलना है शुरुआत से, और आप आराम से 95% की लाइन को क्रॉस कर जाओगे। ओके, आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस के सिलेबस में क्या है। पहली चीज़, कितनी बुक्स है, क्या है, किस चैप्टर में से क्या आना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है और किस चैप्टर को कितना हमें साइड से निकाल देना, इग्नोर करना है। वैसे आपके साथ अगर हम मिलकर के तैयारी करें तो मैंने ऑलरेडी आपके क्लास 10th के सभी चैप्टर टोटल चैप्टर वो डिटेल एनालिसिस कर रखे हैं, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको, साथ ही साथ MIQ भी कर रखा है। तो अगर हम मिल करके तैयारी करने की सोचें तो ये आपकी प्लानिंग, यानी कि आप 90% या 95% अगर जाना चाहते हो तो आपकी 30 घंटे चाहिए, सिर्फ 30 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी हो गई 10th की सोशल साइंस, बेहद ईजी है। चलिए देखते हैं आज की इस एपिसोड में कि हमारे सोशल साइंस में क्या है, कितने चैप्टर्स है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है आपकी बुक्स की, एज इट इज़ रहेगी जैसे कि आपके क्लास 9th में थी। आपकी पहली जो बुक है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आपको दिया गया है। जो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड दिया गया है ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, जिसमें से आपके 20 मार्क्स का, यानी कि वेटेज इक्वल रहेगी, 20 मार्क्स ईच बुक रहेगी, यानी कि आपकी इतिहास की बुक है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, ये आपकी ज्योग्राफी की बुक रहेगी। तीसरी रहेगी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र की बुक रहेगी। तो ये हमारी 4 बुक है, प्लस में एक और बुक है जो डिजास्टर मैनेजमेंट की, आप ज़्यादातर परचेज नहीं करते लेकिन उस पर बेस्ड हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। ओके, ये सब कुछ हमारा हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर अगर हम 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखें तो इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस चैप्टर में से, वो 3 मार्क्स के होते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैथ वर्क का इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर जाओगे तो मज़ा आएगा, समझ में आएगा। अगर आपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से पढ़ा या फिर आपको लगा कि नहीं समरी पढ़ लेते हैं, तो भाई ये समझ में नहीं आने वाला। कहानी है ये नेशनलिज्म की कहानी है। नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप में कैसे होती है, किस कारणों से होती है, ये थीम दी गई है कि इसमें नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है, राष्ट्रवाद क्या है, कैसे शुरुआत हुई, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इसमें क्या रोल रहा। उसके बाद यहाँ पे एज ऑफ रेवोल्यूशन की भी बात की गई है। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की, एकीकरण की बात की गई। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इस टॉपिक में से तीनों। और यहाँ पे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या था, बाल्कन का तनाव क्या था। ये कुछ टॉपिक बनेंगे, आसान से टॉपिक है, मज़ेदार से टॉपिक है, डेट्स ज़्यादा नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है, कई बार हम हिस्ट्री से इसलिए डरते हैं कि काफ़ी सारी डेट्स होगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है, जैसे कि आपका सिलेबस रिड्यूस भी हो सकता है इस सेशन में, हो क्या सकता है भाई, होगा। तो आपके 2 ही चैप्टर रह जाएंगे। अगर 2 चैप्टर रह जाते हैं तो ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है, टोटल 8 मार्क्स का। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो आपकी क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम किसी भी बुक की बात करें तो ये है हमारा
नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद है, तो यहाँ से हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 2 हमारा मैप वर्क के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 2 हो सकते हैं, अदरवाइज 1 आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और आपके 1, 2, 3 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी रह सकते हैं। तो ये आपका 10 to 12 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है अगर सिलेबस रिड्यूस हो जाता है। अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तो भी ये 7-8 मार्क्स का अकेला चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर को करने का तरीका वही है सेम जैसा कि डिस्कस किया गया। आप क्लास 10th हिस्ट्री हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी जाइए, वहाँ पे डिटेल में हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया। नियर अबाउट 14-15 पार्ट मैंने बनाए ताकि मज़ेदार तरीके से हम करें। तो ये कहानी है, चैप्टर नहीं है, कहानी है 1915 से लेकर के 1934 तक की। ओके, तो इसमें एक एक 1915 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगर आप सीरियल की तरह देखोगे तो मज़ा आएगा। और आप इसको देख लिया उसके बाद हो गया चैप्टर, कभी नहीं भूलने वाले। ओके, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया गया। 1915 से 1934 की गांधी जी की कहानी है कि क्या क्या होता है। ओके, सीरियल वाइज जैसे 1915 में गांधी जी आते हैं, 1916 चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन होता है, उसके बाद 1917 खेड़ा मूवमेंट होता है, 1918 अहमदाबाद मूवमेंट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, 1919 रोलेट एक्ट होता है, 1919 जलियांवाला बाग जो कांड था वो होता है, 1920 खिलाफत मूवमेंट। तो वो एक एक टॉपिक आगे आगे बढ़ते जाएंगे और उसको करते जाएंगे, ये इजी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि ये हमारा चैप्टर हो गया, उसके बाद जो अभी तक का सिलेबस है, हालांकि ये चैप्टर आपके रिड्यूस हो जाएंगे इस साल, उम्मीद है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जो अभी तक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपके थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर दिए गए, इनमें से कोई एक चैप्टर आपको करना है। कौन सा करना है ये मैं बता देता हूँ, अगर रिड्यूस नहीं होता तब की हम बात करें तो यहाँ पे द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड जो दिया गया, यानी कि आधुनिक जो वैश्वीकरण की एक तरीके से शुरुआत होती है, तो ये हमें बात करना है, वैश्विक विश्व का बनना, ग्लोबल विश्व का बनना यहाँ पर दिया गया। और दूसरा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकीकरण का युग। ओके, ये 2 चैप्टर दिए गए, इसमें से दोनों चैप्टर ही इजी हैं, यानी कि ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। जैसे कि हमने फर्स्ट 2 चैप्टर किए थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन आपको अगर जाना है दोनों में से कोई एक करना है तो आप द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जाओगे, क्योंकि इसमें कई सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे वो बिल्कुल ईजी से है। जैसे शुरुआत में लोग थे वो मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं करते थे, और मशीनों वो हाथ से काम करवाना प्रेफरेंस देते थे, क्यों देते थे, शुरुआत में मशीनें इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई थी, और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसे छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स है जो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। इसमें से हालांकि 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन बनेंगे 10 to 12 जो हमें थोड़े से अच्छे से फोकस के साथ करने। ओके, तो नीड नॉट टू वरी, आपके जो मेन बेसिक इस टाइप के चैप्टर्स है तो वो MIQ अगर कर लोगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, तो उनके साथ हमारे हो जाएंगे। ओके, तो ये थर्ड और फोर्थ में से आप फोर्थ के साथ जाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा 7th जो चैप्टर था आपकी NCERT की बुक के अकॉर्डिंग 7th चैप्टर है, जो कि अब ये 5th रह गया है क्योंकि 8th चैप्टर है, 6th चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया है। ओके, पुरानी बुक है तो उसमें 8th जो 7th चैप्टर ये है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडल वर्ल्ड, यानी कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व जो चैप्टर दिया गया है, ये चैप्टर भी आपको करना है। यानी कि टोटल आपको 4 चैप्टर करने हैं अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है। तो रिड्यूस होगा आपको 2 ही चैप्टर करने पड़ेंगे, लेकिन अब तक की बात करें कि अभी जो सिलेबस रिलीज किया गया तो 7 चैप्टर है, ये भी एक कहानी की तरह। इसमें कहानी है आपकी किताब की कहानी, आपकी बुक की कहानी है, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी कहानी है कि कैसे शुरुआत हुई चाइना से, कैसे इटली पहुंची, कैसे यूरोप पहुंचे, कैसे इंडिया में आई, और क्या क्या हुआ इस बीच में। बहुत सारे ड्रामे हुए, वो सारे ड्रामे इसमें दिए गए। तो इसमें भी अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सीधा सा पता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे और यही रिपीट होते रहे। तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 या 3 बनेंगे। यहाँ पर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ पर भी जुड़ा रहेगा, यानी कि 9th के साथ आप अटैच करके इसको देखोगे। और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये भी आपका इजी चैप्टर रहने वाला है, यानी कि टोटल हमारे पास चैप्टर रहेंगे हिस्ट्री में 4, रिड्यूस हो गए तो चैप्टर रहने वाले हैं 2। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बुक में हमारे पास क्या है, और हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमारा पहला चैप्टर बनता है द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास।
इस चैप्टर में से एक तो मैपवर्क का क्वेश्चन बनेगा, सॉइल्स ऑफ इंडिया का मैपवर्क है, आइडेंटिफिकेशन रहेगा, यानी कि मिट्टियाँ दी होगी उसे हमें पहचानना है। ओके, इसके अलावा इसमें दिया गया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट विकास के आधार पे है, ओके, ओनरशिप के बेस पे है। तो ये एक इस टाइप के जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्या है एंड व्हाई डू वी नीड टू डू द रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है हमें, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, ये भी दिए गए, ईजी से है, छोटे से टॉपिक है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने जब वीडियो में डिस्कस किया तो आपको काफ़ी इजी तरीके से एक डायग्राम बना कर दे दिया, वो अगर चिपका दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सॉयल एज ए रिसोर्स, सॉयल की बात की गई, टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, इससे रिलेटेड हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बात की गई, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। हालांकि क्वेश्चन आपके नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो वो होता है कि बांगर एंड खादर सॉइल में डिफरेंस बता दो, अदरवाइज 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मिट्टी अपरदन क्या है और उसका कटाव है या अपरदन है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये टॉपिक रहेंगे जो आसपास के टॉपिक है, अपने आप करोगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन जब आप समझोगे वीडियो के थ्रू जो हमने डिस्कस किया तो आपको लगे अच्छा इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा 40 मिनट में, और एक बार कर लिया तो चाहे आप दिसंबर में भी देखोगे तो भी भूलने वाले नहीं हो। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपका दिया गया है ज्योग्राफी में, भूगोल में, वो है वन तथा वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात की गई। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे तो ये रिड्यूस में आ जाएगा तो आपको वैसे भी नहीं करना है, लेकिन अगर रिड्यूस सिलेबस नहीं होता तब भी उस सिचुएशन में भी ये आपके पीरियोडिक टेस्ट यानी कि जो पीरियोडिक एग्जाम आप देते रहे हो और देने वाले हो तो केवल उसमें पूछा जाएगा, यानी कि जब दिसंबर तक आपके पीरियोडिक टेस्ट निपट जाएंगे उसके बाद इसको टाटा बाय बाय आप बोल सकते हो। वैसे भी चैप्टर ईजी है, इसमें कुछ टर्म्स समझनी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, इंडिया इज़ रिच इन फ्लोरा एंड फोना, भारत है वो वन्य जीव और वनस्पति में धनी है, कैसे हमें बताना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई वैनिशिंग फॉरेस्ट की, कि जो वन है उनके विनाश हो रहा है, गायब होते जा रहे हैं, क्या कारण है, बेसिक सी चीज़ें हैं वो आप बता दोगे। ओके, उसके बाद हिमालयन यू इंटरवल एक पेड़ की बात की, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद यानी कि हमारे जो टॉपिक बनेंगे छोटे छोटे टर्म्स, बायोडाइवर्सिटी क्या है ये समझना है, जैव विविधता क्या है, और वनों के गायब होने के कारण क्या है ये समझना है। और यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वनों को कैसे उनका संरक्षण किया जा सकता है, उसकी बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये 2 या 3 टॉपिक बनते हैं, आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इन्हीं में से रिपीट होना और कुछ नहीं होना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर देखोगे तो ये भी छोटा सा एक चैप्टर बनता है, छोटे से टॉपिक है, जब बात जनरल से की गई तो आप जनरल तरीके से समझ लोगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात की जाए, थर्ड जो चैप्टर है ये है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में बात की गई वाटर स्कैरसिटी की, यानी कि जल संसाधन की, जल की कमी के कारण क्या है, मोटे तौर पर इसकी बात की गई है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं डैम्स, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हो कि कैसे किया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, उसकी बात की गई है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनेगा कि पानी की कमी के कारण क्या है, और दूसरा जो टॉपिक बनेगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनको बहुउद्देशीय क्यों बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम को क्यों बोलते हैं, क्या लाभ होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी इसमें करने। और ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर भी सेम रहेगा, पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए रहेगा, इनकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो मैप वर्क है, मैप वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यानी सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है इजी से है, बहुत ईजी से चैप्टर है, उसमें से आपको सिर्फ मैप वर्क है वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, वो भी थर्ड चैप्टर का, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर आता है आपका एग्रीकल्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात की गई है, कितने टाइप की खेती होती है, कृषि होती है, उसकी बात की गई है, जैसे कि सब्सटेंस फार्मिंग है, सब्सटेंस फार्मिंग के बाद इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग आ जाता है, कमर्शियल फार्मिंग आ जाता है, प्लांटेशन फार्मिंग आ जाता है, यानी कई प्रकार के जीविका कृषि है,
जीविका निर्वाह कृषि है, जो झूम खेती होती है उसकी बात की गई, तो ये यहाँ से बनेगा। क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाएगा, हमारे जो 3 क्रॉपिंग सीजन है उसकी बात करनी है हमें, रबी, खरीफ एंड द जायद, तो वो आपको बताना है। और मेजर क्रॉप्स का एक अलग सा हमने पैटर्न किया, बड़े अच्छे तरीके से हमने पैटर्न बनाया कि अगर ऐसे करोगे तो आप मस्त तरीके से याद कर पाओगे, मस्त तरीके से उसको लिख पाओगे, 5 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो पॉइंट्स कैसे लिखना है वो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया। आप उस वीडियो को जब देखोगे 4 चैप्टर का ज्योग्राफी का, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका चुटकियों का काम रहने वाला है। तो ये आपका टॉपिक रहेगा 5 मार्क्स के लिए। ओके, बाकी ये क्वेश्चंस है, यहाँ से ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई, यहाँ से भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से सुधार हुए हैं आज़ादी के बाद हमारे देश की कृषि में। उसके पॉइंट्स बनाने, एनसीईआरटी में से पढ़ोगे या किसी बुक में से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है, क्योंकि घुमा रहे हैं सिर्फ। लेकिन हमने जो वीडियो में है आपको इजी पॉइंट्स दे दिए हैं, 7-8 आप कर लोगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर के भारतीय कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो ये भी हमें करना है। तो ये टॉपिक्स बनेंगे यहाँ से। हालांकि सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो चांसेस है या तो एग्रीकल्चर में से क्रॉप दे दी जाएगी, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट और डिटेल नोट ऑन द व्हीट क्रॉप, राइस, कॉटन एटसेट्रा, और या फिर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये हमारा 4th चैप्टर रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। मैप वर्क के भी हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक दिए गए, लेकिन मैप वर्क के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैप वर्क में सिर्फ पूछा गया ये फसल कहाँ होती है, लाइक दैट, वो साथ साथ कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th चैप्टर हमारा दिया गया यहाँ पर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यहाँ पर दिया गया। तो इसमें हमें समझना है मिनरल क्या होता है और मिनरल्स कैसे मिलता है। ओके, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर है कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं हमें, तो 5 प्लेसेस है जहाँ पर हमें ये मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं, तो वो एक हमारा क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पर है क्लासिफिकेशन की बात की गई कि ये जो मिनरल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये क्लासिफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो मिनरल्स जितने भी दिए गए उनके बारे में डिटेल्स से बताया गया, जैसे कि आयरन ओर है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। और यहाँ पर नॉन मेटलिक मिनरल्स या रॉक मिनरल्स की बात करें तो उसमें आपका साथ ही साथ बताया गया है कोल के बारे में, तो आपका कोल, आयरन ओर सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 टॉपिक बनेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का संरक्षण कैसे किया जा सकता है खनिजों का, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। उसके बाद यहाँ से अगर मुझे एक क्वेश्चन देखा जाए कि पूरे चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत कुछ दिया गया, लेकिन मुझे अगर पूछा जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि वो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो वो ये आएगा, कंपेयर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको कंपेयर करना है, ऊर्जा के जो संसाधन है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। इस साथ ही साथ बात की गई कि हमें इन ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बातें भाई कि इसको हम 4R को यूज़ करना है हमें। 4R जो आप साइंस में पढ़ते आए हो उन्हीं 4R से हम कर सकते हैं, जैसे रीयूज़ करना हमें, रिसाइकिल करना हमें, रिप्लेस करना हमें, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 6th जो हमारा चैप्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर है विनिर्माण उद्योग, ये हमारा चैप्टर रहेगा। यहाँ पर बात की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये कई तरीके से घूम के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीट होता रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ है वो कितने टाइप की है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की भी इस चैप्टर में बात की गई है, जो कि जनरल सा टॉपिक है। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोका जा सकता है, ये भी एक बेसिक सा टॉपिक है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री और या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद 7th जो आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, यानी कि टोटल आपके 7 चैप्टर है, जिसमें से 2 ऑलरेडी आपके एनुअल में नहीं पूछे जाएंगे, 5 रह गए। और उसके बाद अगर ये रिड्यूस होता है, सिलेबस रिड्यूस होता है, तो आपका जो 6th चैप्टर की हमने बात की थी, जो 5th चैप्टर की हमने बात की थी, वो भी उड़ जाएगा। ओके, यानी कि आपके पास और चैप्टर कम रह जाएंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो हमने चैप्टर देखा था यहाँ पर, उस चैप्टर को अगर रिड्यूस होगा तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड मैथ वर्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले, वो मैथ वर्क के क्वेश्चन तो फिर भी रहेंगे। ओके,
अदरवाइज़ क्या होगा, आपके पास ये 7 में से 2 आपके ऑलरेडी गए, 5 चैप्टर रहेंगे और अगर रिड्यूस हुआ तो आपके चैप्टर रह जाएंगे 4। और इसलिए हमें इस चैप्टर को पहले नहीं करना है क्योंकि रिड्यूस इस बार तो श्योर होना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। पहले हमारा 7th चैप्टर भी रहता है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें बात की गई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज। तो इनकी बात करनी है, इनके एडवांटेज क्या है ये हमें समझना है, इनके लाभ क्या है, क्यों बेहतर माने जाते हैं, ओके। और इनकी अगर कोई समस्या तो वो हमें डिस्कस करेंगे, मज़ेदार सा चैप्टर है। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड। तो इसमें से टूरिज्म एज ए ट्रेड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द टूरिज्म, यानी कि पर्यटन के लाभ क्या है। तो ये हमारा यहाँ से बनेगा। इसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में से रिलेटेड। मैप वर्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे, जैसे कि हमें बताने बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स बताने और एयरपोर्ट दिए गए लिमिटेड से, वो हमें मैप वर्क के ऊपर शो करने हैं, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं जो कि आपकी आ जाती है पॉलिटिकल साइंस की, जिसको आप बोलते हो सिविक्स भी। इसमें पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, हिंदी में कहें तो सत्ता की साझेदारी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, 20-22 मिनट का पूरा चैप्टर है, यानी कि आराम से अगर हम इसे करें तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत छोटे से क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। श्योर है आएगा, यही क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं तो ये रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स का अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो लास्ट 10 ईयर्स में से 9 टाइम ये रिपीट हुआ है। इसके यानी कि यहाँ पे दिया भी वैसे 3 ही चीज़ें दी गई है, 3 ही थीम दी गई है कि बेल्जियम और श्रीलंका, वहाँ की कहानी हमें समझनी है, छोटी सी कहानियाँ दी गई वो हमें समझना है। फिर ये कि पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, ये बात करनी है, और सत्ता की साझेदारी के तरीके कितने। तो 3 ही टॉपिक दिए गए। अब 3 ही टॉपिक है तो उनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, यानी कि आसान से तरीके से। आप सबसे पहले जब शुरुआत करो तो आप इस चैप्टर से शुरुआत कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा कि एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, संघवाद। इसमें बताया कि व्हाट इज फेडरलिज्म है क्या, हमें समझना है। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद की विशेषताएं क्या है। तो ये हमारा यहाँ से एक बेसिक पूरे चैप्टर की थीम बन जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, लोकल गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है एटसेट्रा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर के इस चैप्टर के टॉपिक रहने वाले। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है ये आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए ही रह गया, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। और अगर वैसे रिड्यूस होगा तो ये बिल्कुल ही आपका सिलेबस में नहीं रहेगा रिड्यूस होने के बाद। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसमें केस स्टडीज़ ऑफ मैक्सिको की दी गई, छोटी सी केस स्टडी दी गई है। उसके बाद बात की गई कि ये डाइवर्सिटी कैसे होती है और इसको डेमोक्रेसी में कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए ऑलरेडी ये, और सिलेबस अगर रिड्यूस होगा, रिवाइज होगा तो ये चैप्टर आपका नहीं रहेगा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है, जैसा कि हेडिंग से ही में पता चल जाएगा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की बात की गई है। जेंडर की बात की गई है, मेल फीमेल की बात की गई, रिलीजन की बात की गई, कास्ट की बात की गई और इनका पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है। तो ये सब कुछ तीनों टॉपिक हमारे रहेंगे। इजी सा चैप्टर है, और जब ये चैप्टर आपका रिवाइज सिलेबस आपको मिलेगा तो ये चैप्टर आपका फुर हो जाएगा, यानी कि ये भी गायब होने वाला है, ओके। तो इस चैप्टर को भी हमें शुरुआत में नहीं पढ़ना है, जुलाई से एटलीस्ट पहले आपको हाथ भी नहीं लगाना है। उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स, कहानी है, इसको आप पढ़ डालिएगा क्योंकि कहानी है, ये समझने वाली कहानी है। यहाँ पे दी गई 2 कहानियाँ, एक तो नेपाल की और एक बोलिविया में। नेपाल और बोलिविया में 2 आंदोलन होते हैं, मज़ा आएगा पढ़ करके, वैसे ही पढ़ डालना, आज ही पढ़ डालना चाहिए। और हमने डिटेल में भी डिस्कस किया, ये आपकी कहानी दी गई और ये आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और जब बात आएगी रिवाइज सिलेबस की तो ये भी आपका ही रहेगा। उसके बाद 6th जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि 5 मार्क्स के अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहेगा, एक आपका रहेगा फर्स्ट और सेकंड में से, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का तो इसी चैप्टर में से रहेगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। आसान सा है, जो हम अपने आसपास इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखते हैं उन्हीं की बात की गई। पहली बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ कि काम क्या है, फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। एक ही क्वेश्चन बनेगा तो ये हमें करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा। उसके बाद हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, इसकी बात की गई कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। जैसे कुछ देशों में एक ही होती है, कुछ में 2 होती है, कुछ में भीड़ होती है, जैसे हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे
कितनी होनी चाहिए उसकी बात की गई है कि पार्टी सिस्टम, एक क्वेश्चन हमारा बनेगा। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी है, स्टेट पार्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनको सुधारा कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन में से एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक तो चैलेंज या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें क्यों चाहिए। ओके, उसके अलावा आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो 7th चैप्टर हमें दिया गया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई, डेमोक्रेसी से हमें क्या मिला है। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन एक तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा कि हाउ वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी गवर्नमेंट से अलग है, बेटर है, बेहतर है, क्यों। और उसी में से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी में से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन बन रहा है और एक चैप्टर हो गया। अगर सिलेबस रिवाइज होता है तो ये चैप्टर डिलीट नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये बेहद आसान सा चैप्टर है हमारा। उसके बाद 8th चैप्टर दिया गया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। यहाँ पर भी एक ही चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन बन रहा है। चैलेंजेस क्या है, 3 टाइप्स के चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, तो उनकी बात की गई। अगर ये जो चैप्टर है रिवाइज होता है तो ये डिलीट हो जाएगा। और वैसे भी ये पीरियडिक टेस्ट के लिए है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है, डिटेल में बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का सिलेबस। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स भी काफ़ी स्कोरिंग है, आसान सी है। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास की बात की गई। डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे दिखता है, कितना बड़ा है, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है इसमें। ओके, और लोग डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, डेवलपमेंट को कैसे मापा जाता है। ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि जियो में डिस्कस करेंगे वही इसमें दिया गया। लगभग 30 मिनट में सारा चैप्टर हो जाएगा। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा पढ़ करके। आज ही निपटा सकते इसको, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप पोल साइंस और इको का पहला चैप्टर कीजिए, मज़ा आएगा कि आपको लगेगा अच्छा भाई बहुत ईजी है, 10th क्लास तो स्कोर कर लेंगे। आपको शायद फीलिंग आए कि नहीं 100 से ज़्यादा करेंगे हम तो स्कोर। ओके, चलिए हम देखते हैं सेकंड चैप्टर को। सेकंड जो हमारा चैप्टर रहेगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें यहाँ पर आपने 9th क्लास में भी इकोनॉमिक्स में बात की थी, थोड़ा सा डिस्कस किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं। तो वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को कंपैरिजन कर लो, वही चीज़ दी गई है। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं उनकी बात की गई है। ओके, तो इजी सा चैप्टर है, ये भी समझने वाला है, समझ लिया बस हो गया। अगर आपने हेल्प बुक में से किया और कई जो इधर उधर से आपको करवा रहे होंगे कि आप अगर उनसे अगर करना चाहोगे तो वो क्या करवाते हैं, समरी करवाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जाइएगा, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद तीसरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, जिसमें बात की गई मुद्रा की, बात की गई पैसे की, बात की गई साख की यानी कि लोन की। तो यहाँ पर वही सब कुछ चीज़ें दी गई है कि मनी क्या है, मनी के मॉडर्न फॉर्म्स क्या है। भाई ये जो ATM वगैरह देखते हो, ये जो आप काफ़ी सारे ऐप्स देख रहे हो, चेक देखते हो, ये सारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। इसमें कहानी दी गई, ये हमें नहीं पढ़ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ये आपका 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद है फॉर्मल सेक्टर कौन सा और इनफॉर्मल कौन सा है। उसको किया गया कि अगर हमें लोन लेना तो 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो फॉर्मल सोर्स है, एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल मतलब बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए। दूसरा हो गया इनफॉर्मल, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आड़ती हो गए, आड़ती आप नहीं समझते होंगे, व्यापारी हो गए। तो ये उनमें से कौन सा बेटर है, तो ये कंपैरिजन वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। कंपेयर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बात की गई, कई बार ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कई बार ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें से 2 या 3 हमारे टॉपिक बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद जो 4th हमारा चैप्टर रहेगा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें बात की गई ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन को मैंने इजी से तरीके से आपको समझाया वहाँ पर कि ग्लोबलाइजेशन क्या, आपके पास एक ही शॉप थी पहले आपकी कॉलोनी में, उसकी जगह 10 शॉप आ गई, ये आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया पूरे विश्व का। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों हुआ, इससे क्या लॉस है, और फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये सब कुछ बताया गया। ओके, छोटे छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पर दिए गए। तो ये भी आसान सा चैप्टर है, हम समझेंगे आपकी कॉलोनी का एग्जाम्पल लेकर के, और उसी कॉलोनी से शुरुआत करेंगे, उसी कॉलोनी के साथ ख़त्म कर देंगे, चैप्टर हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो 5th चैप्टर दिया गया, 5th चैप्टर में हमें दिया गया कंज्यूमर राइट्स। ये कंज्यूमर राइट हमारा जो 5th चैप्टर है, इसका एक प्रोजेक्ट बनाना है। आपको टीचर बोले, आपको टीचर ना बोले
क्योंकि बोलेंगे वो कब, दिसंबर में जाके बोलते हैं, जनवरी में जाके उनको याद आता है कई बार टीचर्स को कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब ये कंज्यूमर राइट्स के प्रोजेक्ट में करना क्या है, ये मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट, मैंने एक अलग से सेक्शन बना रखा, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कंज्यूमर राइट प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल बना रखा है। जितनी पिक्चर्स लगानी है वो लगा रखी है, जो कुछ भी आपको चाहिए, कैसे फर्स्ट पेज बनेगा, कैसे सेकंड बनेगा, कैसे थर्ड बनेगा, सब कुछ रिटन में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो वो प्रोजेक्ट आपको अभी ही बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आपका क्या रहेगा, 5 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट रहेगा। 10th क्लास में 5 मार्क्स कब निपटाने, ये आपको शुरुआत में निपटाने हैं। जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से सोचना शुरू कर दीजिए। सोचना नहीं शुरू करना, पहले उस वीडियो को डिटेल से देखिए। वीडियो को डिटेल से देखना मतलब स्किप नहीं करना है। डिटेल से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये बनाना है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पिक्चर्स चाहिए, इस टाइप के पिक्चर्स चाहिए, वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उनको नोट करते रहिए। उसके बाद आप वो मटेरियल के बाद प्लानिंग कर सकते हो और उसको बना डालिए। और कब बना डालिए, तुरंत बनाना है आपको, डिले नहीं करना है, क्योंकि स्टडी टाइम में जब वो रह जाता है पीछे तो हमें टेंशन रहती है। उसको बनाइए, अच्छे से रख दीजिए एक साइड में। उसके बाद जब भी पूछा जाएगा आपको सबमिट करवाना है। तो ये प्रोजेक्ट में किंतु परंतु नहीं है, ना कोई चेंज होना है, आपका यही रहने वाला है। ओके, यहाँ पे हालांकि आपको ऑप्शन भी मिले हुए हैं कि आप कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज़ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इनसे रिलेटेड कोई भी बना सकते हो। तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस एक सोशल इश्यूज़ भी है, तो आप यही एक प्रोजेक्ट बनाओगे कंज्यूमर अवेयरनेस का, जो कि आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा। 5 मार्क्स अभी से आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका रहेगा 10th क्लास का जो प्रोजेक्ट वर्क की बात हम करेंगे। उसके बाद आपके अगर हम मैथ वर्क की देखें तो मैथ वर्क में भी आपका रहने वाला सिलेबस, जो कि हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया गया है किस टाइप के हैं, तो ये हम अलग जो एक वीडियो होगा, एपिसोड होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा पीरियोडिक टेस्ट के, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो क्विज़ वगैरह आपकी एक्टिविटीज़ होगी उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट के आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। पेन पेपर टेस्ट के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जो 2 पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनमें से जो बेस्ट होगा उसके मार्क्स लगेंगे। और आपके क्विज़ वगैरह है, आपके मैथ वर्क एक्टिविटीज़ है, जो भी होगी उसके आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, इसके अलावा पोर्टफोलियो आपका बनाया जाएगा, उसमें 5 मार्क्स होंगे और 5 मार्क्स आपके होंगे प्रोजेक्ट वर्क के। तो ये आपके 20 मार्क्स स्कूल से मिलने हैं। ये 20 मार्क्स आपको अच्छे से मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि ये आपके परसेंटेज को ऊपर लेके जाएंगे। मैथ वर्क की आगे बात की गई तो मैथ वर्क हम डिस्कस करेंगे अलग एक सेपरेट वीडियो। भाई डिस्कस क्यों करेंगे, मैथ वर्क आपका ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैथ वर्क का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और उसके बाद मैथ वर्क मैंने सारा बनाया हुआ है किस में, किन स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज डिस्कस किया हुआ है, हिस्ट्री का चैप्टर वाइज डिस्कस किया। 30 मिनट में आपके वो 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन है, यानी कि आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कमेंट किया जा सकता है। जो भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।